हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो जैसे कि हमारे एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ छोटे छोटे सेशन लेके आती हूँ जिससे आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो सके। ठीक है। तो इस क्लास में बेसिकली हम पेपर 1 करेंगे प्लस पेपर 2 दोनों करेंगे। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर है जो सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, एंड पेपर 2 हमारा कॉमर्स है। तो अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो एंड तक जरूर देखना। अदरवाइज पेपर 1 के लर्नर्स भी इस क्लास को वॉच कर सकते हैं सिर्फ पेपर 1 के लिए, एंड जहां से पेपर 2 स्टार्ट होगा मैं बता दूंगी आप सबको। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो एनटीए की तरफ से फ्रेम किए गए हैं और आपसे रिसेंटली पूछे गए हैं। चांसेस है कि आपको इस टाइम भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले, तो हम लोग इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे सो दैट हम आंसर कर सके। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। एनटीए हर बार कुछ ना कुछ अलग सा क्वेश्चन जरूर से पूछ लेते हैं। जैसे कि कुछ ऑथर का नाम हो गया, कुछ ईयर हो गया, कुछ सीक्वेंस हो गया। उसी तरीके से ये पहला क्वेश्चन है आपका, अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन द एक्सटेंशन ऑफ मैन, ये किसकी तरफ से दिया गया है ये स्टेटमेंट या बुक कुछ भी। तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन मार्शल एमसी लुहान की तरफ से दिया गया है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मार्शल एमसी लुहान की तरफ से। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, एक टीचर है, वो चाहती है ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन करना। ठीक है, जहां उसके स्टूडेंट्स जो है कोलैबोरेटली वर्क कर सके, मतलब एक साथ वर्क कर सके ऑनलाइन तरीके से। और जो भी वो वर्क कर रहे हैं, जो भी वो टास्क कर रहे हैं, टीचर उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहती है उनका प्रोग्रेस का, कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे, ये सब कुछ देखना चाहती है। साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि जैसे कि मेरे 4 स्टूडेंट मान लो मिल करके एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि एक दूसरे के साथ जब मिलके ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए सब फीडबैक कमेंट शेयर कर सके यहाँ पर, जो सारा कुछ विजिबल हो सके। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर आप ऑफलाइन काम करना चाहते हो लेकिन ऑनलाइन के जैसा करना चाहते हो। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन करना चाहते हो, कोलैबोरेटली मतलब एक साथ वो काम करे, साथ ही साथ आप उसका ऑनलाइन ट्रैक रिकॉर्ड भी रखना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐप को यूज करेंगे। तो टर्निटिन की अगर बात की जाए तो ये हम रिसर्च में यूज करते हैं। टर्निटिन आपका ऐसा कोई ऐप नहीं है जो आप ट्रैक वगैरह कर सको और साथ ही साथ ग्रुप प्रोजेक्ट कर सको। गूगल डॉक हो सकता है। गूगल डॉक इस वजह से क्योंकि आपने ऑप्शन, अगर आपके पास लैपटॉप है, एक बार गूगल डॉक ओपन करके देखना, आपको ये ऑप्शन दी जाती है गूगल डॉक में। क्विजेस के नाम से ही तो पता चल रहा है कि ये क्विज के लिए होगा, तो ए और सी अगर हम हटाएंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। हमें हमारा आंसर मिल गया है कि आपका बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। बी हो जाएगा आपका गूगल डॉक एंड डी हो जाएगा ट्रेलो। तो हमें ये याद रखना होगा कि जब भी क्वेश्चन पूछते हैं अभी नेक्स्ट टाइम से कि कोलैबोरेटली वर्क करना है, कोलैबोरेटिवली वर्क करना है, ऑनलाइन वर्क करना है, साथ ही साथ आपको अपने स्टूडेंट का प्रोग्रेस का ट्रैक भी रखना है, तो उस केस में हम गूगल डॉक यूज कर सकते हैं और ट्रेलो यूज कर सकते हैं। तो बी और डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिज्म रिसर्च क्या होता है एंड पोस्ट पॉजिटिज्म रिसर्च क्या होता है। तो ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट से क्वेश्चन है। ठीक है, पॉजिटिज्म मतलब होता है हम रियलिटी पर फोकस करते हैं। रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस आई होप आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि जब मैं वर्ड यूज करती हूँ सब्जेक्टिव, तो इसका मतलब होता है कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ ऑब्जेक्टिव, तो इसका मतलब होता है मेरा आंसर एकदम लिमिटेड हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि आपकी आज की फीवर, या फिर आज का, चलो फीवर हटाओ, आपको मैंने पूछा आपका आज का दिन कैसा था, तो आपने क्या बोला, मेरा दिन काफी अच्छा था, मैंने बहुत इंजॉय किया, मैंने ब्रेकफास्ट में ये किया, मैंने लंच में ये किया, डिनर में अभी ये करूंगी मैंने इतना पढ़ाई की, मैंने इतना टाइम मोबाइल में दिया, मैंने इतना टाइम टीवी देखा। ठीक है, इतना टाइम मैंने टीवी को दिया। तो ये आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो। तो जब आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरा डिस्क्राइब करते हो ना, तो वो सब्जेक्टिव में जाएगा। अब मैंने सेम क्वेश्चन पूछा आपसे, अब चलो ये बता दो ऑब्जेक्टिव नेचर को ध्यान में रखते हुए कि आपका दिन कैसा था। तो आपने बोला कि मेरा दिन काफी अच्छा था, गुड था, मतलब आपने एक सिंपल शॉर्ट में आंसर दिया गुड, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। तो जहां तक कि हम देखेंगे पॉजिटिज्म रिसर्च हमेशा रियलिटी पे फोकस करता है, ये याद रखना। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव होता है।
क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिज्म, इसको याद करने के कुछ हम ना कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ याद रखने का, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ होता है याद रखने के लिए यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो ये याद रखने का कुछ ट्रिक होना चाहिए। तो आप एक चीज याद रखना कि अगर हम पॉजिटिव है दैट मीन्स हम रियलिटी पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव है तो हम रियलिटी पे फोकस करें, और अगर हम रियलिटी पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा आंसर सिंपल एंड शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और हम इसे साइंटिफिक मेथड से मेजर भी कर सकते हैं। नॉलेज जो कुछ भी होता है यहाँ पर, ये ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फैक्ट के बेसिस पे होता है, जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हम यहाँ क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करते हैं। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिज्म आपका क्वांटिटेटिव होगा, पॉजिटिज्म क्वांटिटेटिव होगा, जहां पर हम सर्वे, एक्सपेरिमेंट एंड स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। रिसर्चर का रोल बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है, सेपरेट होता है सब्जेक्ट से दैट इज बीइंग स्टडीड। जैसे कि मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट का परफॉर्मेंस का रिपोर्ट बाय एनालाइजिंग एग्जाम स्कोर यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल टूल। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव होगा? यस, हम उसका जो कुछ भी मार्क्स देख रहे हैं वो सिंपल एंड शॉर्ट पता लग जाएगा कि वो गुड स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट है। मेजरमेंट हम कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम परफॉर्मेंस उसका चेक कर रहे हैं। एग्जाम का स्कोर क्या हो जाता है, मेजरमेंट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो जाता है। इंपेरिसिज्म, क्योंकि हम रियलिटी की बातें करते हैं, इंपेरिसिज्म, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग होती है और साइंटिफिक मेथड होता है। तो ये पॉजिटिज्म रिसर्च के बारे में हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट पॉजिटिज्म रिसर्च। पोस्ट पॉजिटिज्म रिसर्च की अगर बात करें तो यहाँ रियलिटी तो होती है, बट हम पूरी तरीके से कंप्लीट सर्टेनिटी नहीं बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक कंप्लीट सर्टेन आंसर दे सकते हो उसके स्कोर को देखते हुए कि वो एवरेज है या बिलो एवरेज है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिज्म में आपकी सर्टेनिटी नहीं होती है। यहाँ प्रोबेबल ऑप्शन आ जाता है, मतलब चांसेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिसकी वजह से यहाँ सब्जेक्टिविटी एंड बायसनेस आ जाती है। तो अगर पॉजिटिज्म आपका ऑब्जेक्टिव है और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव है, रियलिटी है, तो पोस्ट पॉजिटिज्म जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिससे हम ये पॉइंट पता लगा सकते हैं रियलिटी तो होती है लेकिन ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव होने के साथ साथ यहाँ मे बी का ऑप्शन आ जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का। ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों यूज कर सकता है, जिसकी वजह से इसको मिक्स्ड मेथड भी बोलते हैं। रिसर्चर यहाँ पर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव पहले ही लिखा है। जैसे कि मान लीजिए हम स्टूडेंट का यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। साथ ही साथ अलोंग विद हम उससे इंटरव्यू भी ले रहे हैं और साथ ही साथ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी शेयर करने को बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका क्वालिटेटिव हो गया, जहां पर वो क्लासरूम में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लासरूम का सिचुएशन कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे, जहां वो बताएंगे हमें कि हाँ ऐसा सिचुएशन होता है, कभी ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका पोस्ट पॉजिटिज्म में जाएगा, जो जहां पर वो क्वालिटेटिव अप्रोच भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिटिकल रियलिज्म पर फोकस करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक ट्रू होता है, फॉलिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड ट्रायंगुलेशन, दैट मींस यहाँ बायसनेस भी आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा है एनटीए ने। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम कंबाइन कर देते हैं नॉलेज को, मेथड को, पर्सपेक्टिव को फ्रॉम टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन। हम किसी कॉमन रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो या दो से अधिक पॉइंट को कंबाइन कर दे रहे हैं, सो दैट हमारा रिसर्च का जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका हमें एक सोल्यूशन मिल सके। तो इंटरडिसिप्लिनरी ऐसे समझो, इंटर कम्युनिकेशन होता है, उसी तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी है। तो ये कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पर्सन जब बातचीत करते हैं तो उसको इंटर कम्युनिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात जब हम कर रहे हैं तो हम दो या दो से ज्यादा सिचुएशन पर स्टडी करते हैं किसी कॉमन रिसर्च प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे नॉलेज को कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पर जो नॉलेज यूज होता और यहाँ पे जो नॉलेज यूज होता, ये दोनों को हम कंबाइन करके एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बन जाएगा, जहां पर हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था एनटीए का जिसमें पूछा गया है आपसे
प्राइमरी गोल क्या है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का? तो देखो, टू रिड्यूस एम्फेसिस सिंगल सब्जेक्ट नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ कंबाइन करते हैं ना, सो दैट हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। टू क्रिएट न्यू ट्रेंड नहीं निकाल रहे हैं हम, कोई मेथड वगैरह नहीं सॉल्व कर रहे, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस होलिस्टिक अप्रोच, दैट्स राइट, हम क्या कर रहे हैं, सब तरीके से सोच करके, सारा अप्रोच को यूज करके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सबसे सही आंसर हो जाएगा। ओवर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड की वजह से आपका आंसर गलत होता है, जो ट्रैक करना आपको आना चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जब भी बात होगी, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर हम अपने नॉलेज को कंबाइन कर रहे हैं, हम मेथड को कंबाइन कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव को कंबाइन कर रहे हैं, सो दैट हम एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, दैट इज टू टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन को कंबाइन करके हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहलाता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो आपका पीडीई से है, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से, जहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर में सबसे मतलब कॉमनली क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या यूज होता है, तो इसका आंसर होगा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ठीक है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ये आपका हाई केमिकल स्टेबिलिटी होता है, नॉन फ्लेमेबिलिटी, और साथ ही साथ एक्सेलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन था आपका कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर में हम क्या यूज करते हैं, तो दैट इज अ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल। हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। ये आपका कूलेंट एंड इंसुलेटिंग फ्लूइड होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर जिसका आंसर था, कैपेसिटर एंड वोल्टेज रेगुलेशन में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एनर्जी हम कहाँ से ले सकते हैं, मतलब एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम वेयर, ठीक है, ये भी आपका पीडीई से क्वेश्चन है, एनर्जी हम कहाँ से हार्नेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ऑप्शन में सन था, सी था, और टाइडल एनर्जी था, और एक ऑप्शन था सॉइल, ठीक है। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है, जो ऑप्शन है मैं उसे हाईलाइट कर दे रही हूँ आपका। ऑप्शन था एनटीए की तरफ से सन, क्या हम सन से एनर्जी ले सकते हैं, क्या हम सी से एनर्जी ले सकते हैं, क्या हम एनिमल एक्सक्रीटा से एनर्जी ले सकते हैं, क्या हम सॉइल से एनर्जी ले सकते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया एनिमल एक्सक्रीटा, एंड डी हो गया सॉइल। तो अगर जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी से हमें ये तो ध्यान आता है कि बिल्कुल सन तो आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि सन से वी आर गेटिंग सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स हम लोग जो यूज करते हैं वो हो गया। अब सी से भी हमें एनर्जी मिलता है, सी से हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली वाटर मिल रहा है। वाटर से क्या हम टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल, तो सी भी हमारा एनर्जी जनरेशन में यूज होगा। एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, ठीक है, काउडंग, ये भी आपका एक बायोगैस यूज होता है क्रिएट करने के लिए, तो ये भी आपका एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन सॉइल से हमें कोई एनर्जी डायरेक्टली नहीं मिलता है, सॉइल डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड एनी यूजेबल एनर्जी, ये डायरेक्टली प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, और प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन डायरेक्टली अगर बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें सन के जैसा, सी के जैसा, एंड आपका ओशियन मतलब सन सी और एनिमल एक्सक्रीटा के जैसा, तो डायरेक्टली आपका सॉइल कोई हमें ऐसा एनर्जी नहीं देता है, जिसकी वजह से सॉइल इसका आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी सन, सी एंड एनिमल एक्सक्रीटा, जो हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज AQI, इज एस्टिमेशन इन इंडिया ऑफ व्हाट? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपको आंसर करना था कि इसमें कौन कौन सा यहाँ पर आंसर आएगा, कि कौन कौन सा इंक्लूडेड है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का यहाँ पर सारा पैरामीटर्स मैंने लगा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सीबी डिफाइन, टोटल 8 पोल्यूटेंट आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल 8 पोल्यूटेंट इंक्लूडेड है, ठीक है। जैसे कि नाम आप देख सकते हो, PM10 हो गया, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड O3 एंड NH3 एंड PB, ठीक है। तो ये सब टोटल 8 पोल्यूटेंट है, जो बेसिकली आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जो जो नाम पढ़ा यहाँ से मैच करो, ये वाला नाम था, ठीक है, ओजोन 3 भी था,
अब CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। क्या नहीं है? दैट इज बेंजोएफ्रेनाइ। तो ये आपका AQ एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूडेड नहीं है, बाकी 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ओजोन आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर 10 हो गया, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया। तो ऐसे करके टोटल 8 लिस्ट है जो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नॉइज लेवल से। नॉइज लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था, नॉइज लेवल। तो नॉइज लेवल से आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लेवल्स दी गई है, लेवल 1, लेवल 5, लेवल 10, लेवल 50, लेवल 90, 95 एंड 95। तो क्वेश्चन बेसिकली जिससे पूछे गए थे वो कुछ ऐसा है, जिसको मैं अभी यहाँ पर बॉक्स से बना के सर्कल कर दूंगी। क्वेश्चन था आपका L90 से, क्वेश्चन था आपका L90 से, और साथ ही साथ L99 और 90 से, ठीक है। तो बेसिकली जब लेवल 1 का नॉइज होता है तो वो 1% नॉइज होता है, लेवल एक्सीड 1%। तो ये मैक्सिमम पीक नॉइज होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट या सडन ब्लास्ट या फिर एयरवेज का टेक ऑफ करना। तो एयरवेज टेक ऑफ करना आपका लेवल 1 में जाएगा। तो लेवल 1 में कैसे नॉइज जाएंगे? लेवल 1 नॉइज की जब हम बात करेंगे तो लेवल 1 में आपका जो काफी आपका अचानक से जो होता है, सडन ब्लास्ट हो गया, ठीक है, या एयरवेज, ठीक है, एयरवेज का टेक ऑफ करना, तो ये हो जाएगा आपका लेवल 1 में, ठीक है। जब हम लेवल 5 की बात करें, लेवल 2 नहीं, लेवल 5, दैट इज 5%। तो ये काफी लाउड आवाज होता है, जैसे कि हॉकिंग एंड फायर क्रैकर्स का। तो लेवल 5 में हॉकिंग या फायर क्रैकर्स आएगा। लेवल 10 की बात करें तो ये 10% पर फोकस करता है, जो अपर नॉइज पीक होता है, जैसे कि रोड का ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक जो है ये लेवल 10 में आएगा, ठीक है। लेवल 50 जो है ये आपका टिपिकल एंड एवरेज नॉइज लेवल आएगा, जो जनरल हमें एनवायरनमेंट में सुनाई देता है। लेवल 90 एंड ऑप्शन में बैकग्राउंड नॉइज लेवल भी था, ठीक है। तो लेवल 90 दैट इज 90%, तो यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज लेंगे तो ये आपका PYQ था, आपका बैकग्राउंड नॉइज लेंगे, जैसे कि फैंस का, ऑफिस हम का, क्वाइट रूम में, मतलब जहाँ पूरा शांति है बट थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आता है, दैट इज लेवल 90। लेवल 95 काफी स्टीडी क्वाइट, जैसे कि साइलेंट एरिया या फॉरेस्ट में जो आपको सुनने को मिलता है। लेवल 99 ये मिनिमम एम्बिएंट नॉइज होता है, ऑलमोस्ट साइलेंस आपका लेवल 99 में आता है। तो एक चीज आपने फोकस किया, हम जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ नॉइज जो है वो कम होते जा रहा है, लेकिन ये लेवल बढ़ते जा रहा है। ये लेवल अगर आप देखोगे तो ये लेवल बढ़ते जा रहा है, ये 99 हो गया, और 99 पर यहाँ देख सकते हैं हम कि ऑलमोस्ट साइलेंट की हम बात कर रहे हैं। और लेवल 1 पे सबसे ज्यादा नॉइजी दैट इज एयरक्राफ्ट हो गया। उसके बाद लेवल 5 पे फायर क्रैकर्स, हॉकिंग हो गया। लेवल 10 पे आपका अपर नॉइज दैट इज रोड ट्रैफिक, मतलब 10 मतलब रोड ट्रैफिक की बात करें, 50 मतलब जनरल इन्वायरमेंट साउंड, 90 मतलब बैकग्राउंड नॉइज आ जाएगा, जो आपका एम्प्टी रूम में फैन वगैरह का होता है, ठीक है, फैन का हो गया, ठीक है। लेवल 95 जो है ये आपका हो जाएगा साइलेंट एरिया में, एंड 99 पूरा ही साइलेंट एरिया। तो ये आपका लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखने का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चंस था आपका बेसिकली डिफरेंस बिटवीन, हाँ, डिफरेंस बिटवीन पीक नॉइज लेवल L10, L10 मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस लेवल की बात करें, इस लेवल की L10, जो कि एंड बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। मतलब L10 पे क्या लिखा है, पीक नॉइज, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पीक नॉइज भी लिखा है, L10 पीक नॉइज, नॉइज पीक, और यहाँ पर NTA की तरफ से भी L10 पीक नॉइज लिखा हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज आपका L90, तो ये हो गया बैकग्राउंड नॉइज, और ये हो गया L90 का बैकग्राउंड नॉइज। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, लेवल 10 एंड लेवल 90 का बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे। तो जब हम लेवल 10 और लेवल 90 की बात कर रहे होते हैं तो ये आपका कहलाता है नॉइज क्लाइमेट। क्या होता है ये, नॉइज क्लाइमेट, दिस इज नॉइज क्लाइमेट, ठीक है, ये आपका नॉइज क्लाइमेट होता है। तो याद रखना ये वाला भी कि L10 और L90 का बीच का जो नॉइज होता है दैट इज नॉइज
क्लाइमेट। L10 होता है आपका बेसिकली पीक नॉइज लेवल के लिए, L90 होता है बैकग्राउंड नॉइज लेवल के लिए, ठीक है। और L95 मतलब साइलेंट एरिया, फॉरेस्ट वगैरह जैसे कि हो गया। 99 बिल्कुल ही साइलेंट एरिया, ठीक है। तो लेवल जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइलेंस हमारा कम होगा, ठीक है, नॉइज हमारा कम होगा, ठीक है। L10 आपका पीक नॉइज के लिए यूज होता है, L50 एवरेज नॉइज के लिए, L90 बैकग्राउंड के लिए, L95 साइलेंट एरिया जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, और L99 बिल्कुल ही साइलेंट एरिया के लिए। अब यहाँ दो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट इवेलुएशन करते हैं। दो स्टेटमेंट दी गई है एनटीए की तरफ से, आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली इनका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 ये कहता है, ये बेसिकली आपका हायर एजुकेशन से हो गया, हायर एजुकेशन से। स्टेटमेंट 1 कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने 2024 में एलोकेट किया है 6% ऑफ जीडीपी, 6% ऑफ जीडीपी जो कि हमारे रूल बुक में लिखा हुआ है टू एजुकेशन। क्या ये रियलिटी में ऐसा हुआ है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया का पब्लिक एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग एजुकेशन पे सिर्फ और सिर्फ 4.1 से लेकर के 4.6 तक ही गया है बिटवीन 2015 टू 2024, जबकि हमारा टारगेट 6% था। और यहाँ पर भी वही लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में 6% जीडीपी एलोकेट किया है एजुकेशन के लिए, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। जो कि सिर्फ अगर देखा जाए 2015 से लेकर के 2024 का डेटा, तो सिर्फ 4.1 से लेकर के 4.6% तक ही आपका एजुकेशन में दिया गया, जिसके वजह से ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि द एजुकेशन सेस गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एजुकेशन सेस हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करने समय, ठीक है। जो इनकम टैक्स के बच्चे होंगे, जो कॉमर्स जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा उनको याद आ रहा होगा, एजुकेशन सेस आपका इनकम टैक्स में आप कैलकुलेट करते हो। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो एजुकेशन सेस जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज लिवाइड ऑन सेंट्रल टैक्सेस एंड गोज इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि एजुकेशन के लिए ही यूज होता है, ठीक है। आप जो इनकम टैक्स में 4% HEC देते हो ना, 4% HEC, ये आपका बिल्कुल फंड ऑफ इंडिया मीन्स एक कॉन्सिडरेटेड फंड है ऑफ इंडिया, एंड ये फंड जो है बिल्कुल से आपका एजुकेशन सेक्टर को ही दिया जाता है, एजुकेशन सेक्टर को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा था, the government of Karnataka and Tamil Nadu have established respective state education policy commission। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कर्नाटका ने सेटअप किया है स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन, एंड तमिलनाडु की बात करें तो ये हाई लेवल कमिटी का फॉर्मेशन इन्होंने किया है जस्टिस मेरुगेशन लेड इन 2022, जो कि फंक्शनिंग करता है स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बॉडी का, ठीक है। तो दोनों का ही स्टेटमेंट सही है। अब एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ सेंट्रल लिस्ट, नहीं, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ये अब मैटर किसका हो गया है? कॉन्करेंट लिस्ट का ये मैटर हो गया है, ठीक है। मतलब एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ मिलकर वर्क करेंगे। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट था SDG 4 दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की बात कर रहे हैं। ये क्या एजुकेशन की बात करता है? तो बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेसिफिकली आपका इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन पर ही फोकस करता है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस करता है, जिसकी वजह से करेक्ट आंसर विल बी B, C एंड E, ठीक है। तो क्या ऑप्शन किस लिए गलत था ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बार रिसर्च का प्रोसेस पूछ लिया गया था। अक्सर क्या होता है जब एनटीए आपसे रिसर्च का क्वेश्चन पूछते हैं प्रोसेस का, तो जनरली वो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है, या फिर वो स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफाई से, या फिर वो स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम से, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिकली इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया गया है, लेकिन यहाँ का जो प्रोसेस है, सीक्वेंस है, वो कुछ ऐसा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है हम पहले पूरा समरी पढ़ेंगे, एंटायर स्टडी करेंगे, ठीक है, समरी ऑफ एंटायर स्टडी। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे, बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव बताएंगे एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद हम प्रोसीजर करेंगे, अपना मेथड क्या हम स्टडी करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, रिसर्च कैसे हम कंडक्ट करेंगे,
उसके बाद हमारा रिजल्ट फाइंडिंग आएगा, दैट इज डेटा एंड फाइंडिंग, एंड उसके बाद कंक्लूजन, दैट इज इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीकेशन एंड फ्यूचर स्कोप। तो सबसे पहले एज पर दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट आना चाहिए। जब अगर क्वेश्चन में अगर दिख रहा है आपको कि एब्स्ट्रैक्ट दी गई है पहले, तो आप पहले उसको एब्स्ट्रैक्ट ही मार्क करोगे। एब्स्ट्रैक्ट मार्क करने के बाद आप अपने रिसर्च का इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप अपना रिसर्च का प्रोसेस फिर स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोसीजर, एंड उसके बाद आप अपने रिसर्च का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, एंड उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि आपको क्या इंटरप्रेट किया आपने, जो फ्यूचर स्कोप में हेल्प कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी आपका पेपर 1 का ही है, जिसमें बेसिकली आपसे पूछा गया था मैच द फॉलोइंग, जैसे डिसिप्लिन दी गई है और थ्योरिस्ट का नाम दिया गया है। बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन, बायोलॉजी की बात करेंगे, दैट इज चार्ल्स डार्विन। सोशियोलॉजी ऑगस्टे कॉम्टे, इकोनॉमिक्स हार्लोड जे लिस्की, ठीक है, थ्योरिस्ट का नाम है। लिंग्विस्टिक नोम चॉम्स्की, तो ये याद कर लेंगे हम लोग। बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन, सोशियोलॉजी ऑगस्टे, इकोनॉमिक्स हार्लोल्ड, लिंग्विस्टिक नॉम। ठीक है, बायो चार्ल्स के लिए था, सोशियोलॉजी ऑगस्टे के लिए था, इकोनॉमिक्स हारोल्ड के लिए था, लिंग्विस्टिक नोम के लिए था। ऐसे हम याद करेंगे सो दैट हमें ये लर्न हो जाए। ठीक है, एग्जाम में जब आइडेंटिफाई करने को आएगा तो आपको इसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बायोलॉजी चार्ल्स, सोशियोलॉजी ऑगस्टे, और इकोनॉमिक्स हारोल्ड एंड लिंग्विस्टिक नॉम। अब यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये क्वेश्चन देख करके ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये ना आपका आईसीटी का क्वेश्चन है। तो यस, ये आपका आईसीटी का क्वेश्चन ही है, आईसीटी में पूछा गया था, आईसीटी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या था और आपको आंसर क्या करना था, तो मैं ये लिख दे रही हूँ, ये आपका आईसीटी का क्वेश्चन है, दैट इज पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी से आपकी क्वेश्चन थी, नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें आपका एक नेटवर्क था, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। क्या है ये, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, दूसरा था बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाँ, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, और क्या है, मैश टोपोलॉजी, और है आपका स्टार टोपोलॉजी। तो क्वेश्चन था बेसिकली ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें हमें हब से होकर के पार करना होता है। हब मतलब एक सेंटर में एक पर्सन होना चाहिए, उससे क्रॉस करते हुए सारा मैसेज जाएगा। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मार्क कर दिए थे। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ये सर्कुलर है, इसका मतलब ये नहीं कि रिंग होगा। सर्कुलर मतलब रिंग, मतलब क्या हुआ, ये हुआ रिंग, और सब कोई यहाँ पर्सन यहाँ पर डिवाइस लेकर के है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे जाएगा ना कम्युनिकेशन। हब मतलब तो होता है बीच में, तो हब का तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आता है। तो रिंग टोपोलॉजी आंसर होगा जहाँ डिवाइसेस एक दूसरे से सर्कुलर लूप में कनेक्टेड होते हैं। हर एक डिवाइस का 2 नेबर होता है, हर एक डिवाइस का 2 नेबर होता है। वो कैसे, तो देखो ये सर्कल हुआ, अब यहाँ पर एक डिवाइस है और यहाँ पर एक डिवाइस है, और यहाँ एक है, यहाँ एक है, एंड यहाँ पे। अब यहाँ आप खुद देखिए, क्या मैं अगर इसको लेकर के चलूं, इस पर्सन को, इसके डिवाइस को, तो इसका एक नेबर ये हुआ और इसका एक नेबर ये हुआ। उसी तरीके से अगर हम इसका लेकर के चले तो इसका एक नेबर ये हो जाएगा और इसका एक नेबर ये हो जाएगा। सेम अगर हम इसकी बात करें तो इसका नेबर एक ये हो जाएगा और फिर एक ये हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली रिंग टोपोलॉजी की बात कर रहा है, जहां पर आप देख सकते हो कि हर एक किसी का एग्जैक्टली 2 नेबर है। डेटा जो यहाँ फ्लो कर रहा है यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल होता है ना, इजी टू मैनेज इन स्मॉल सेटअप। और फेलियर ऑफ वन डिवाइस, मान लो एक डिवाइस ये काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो इससे पूरा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक डिवाइस का फेलियर होने से सारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये ओल्डर लैन सेटअप है, लैन से अगर सब कनेक्टेड है तो मान लो एक का डिवाइस में अगर प्रॉब्लम हुआ तो ये इसके साथ डेटा शेयर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर फिर जिसकी वजह से ये इससे नहीं कर पाएगा, अगर ये इससे नहीं कर पाया तो ये भी इसको शेयर नहीं कर पाएगा, तो पूरा नेटवर्क में ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को हम बैकबोन भी बोलते हैं, एक बस की तरह होता है। ठीक है, सभी अपना अपना डिवाइस लेकर के यहाँ ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, सभी अपना डिवाइस से कनेक्टेड है यहाँ पे। तो अगर मान लो यहाँ पर ब्रेकेज आ जाता है कुछ, तो सभी का नेटवर्क में यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो दिस इज द बैकबोन, ये क्या हुआ, बैकबोन, इसी की वजह से सब चल रहा है। डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। वन डिवाइस ट्रांसमिट एट अ टाइम, ये एक इजी वे होता है, कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है स्मॉल नेटवर्क के लिए।
एक केबल में अगर फेलियर हुआ तो एंटायर नेटवर्क आपका डाउन हो जाता है, एक में फेलियर होने की वजह से। इसको हम एथरनेट नेटवर्क भी पहले बोलते थे। मेश टोपोलॉजी की बात करें तो मेश मतलब क्या होता है, पूरा मेश बोलते हैं ना, ये बहुत मेसी एरिया है, बहुत रूम तुम्हारा बहुत मेसी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस या स्ट्रक्चर नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है इंस्टॉल करने के लिए भी, और एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिलायबल एंड सिक्योर भी होता है। जैसे कि इसको हम मिलिट्री नेटवर्क या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। यहाँ बहुत सारे पाथ भी होते हैं, और बहुत मतलब कहीं से कोई भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये हो गया यहाँ, ये हो गया यहाँ, यहाँ पे ये, तो कहीं से कोई भी वायर लेके कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जहाँ पर हमारा कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है। लास्ट हो जाता है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम एक सेंट्रल हब या स्विच की बात करते हैं। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट ही एनटीए ने पूछा था कि हब या फिर हम स्विच की जब बात करें तो ये कौन सा टोपोलॉजी होता है। तो हब और स्विच में आपका स्टार टोपोलॉजी होगा, जहां एक सेंट्रल हब होता है और जिसको मैनेज करना इजी होता है। आइसोलेट फॉल्टी डिवाइस, सेंट्रल हब का अगर फेलियर हुआ तो एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा। अगर सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम हुई, जस्ट लाइक स्टार, ये एक स्टार हुआ, तो यहाँ पर एक सेंट्रल हब में अगर प्रॉब्लम हुई तो एंटायर डिवाइस का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, एंटायर डिवाइस का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मॉडर्न लैन मेथड है वाईफाई सेटअप के जैसा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये आपका आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग में भी जा सकता है, या फिर हम इसको हायर एजुकेशन में भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर कुछ फॉक्स के नाम दिए गए हैं और कौन सा स्टेट में वो फॉक्स फेमस है आपको ये बताना है। फॉक्स मतलब डांस वगैरह हो गया, वो सब आप बोल सकते हो। जैसे कि पहला आप देख सकते हो जत्रा। जत्रा इज फॉर बंगाल, जत्रा इज फॉर बंगाल। भाववी, भाववी इज फॉर गुजरात। यक्षगंगा दैट इज कर्नाटका, एंड पोवारा दैट इज महाराष्ट्र। तो अब हम बात आता है इसको हम याद कैसे करेंगे। तो देखो, इसको याद करने का मैं एक बहुत अच्छा टेक्निक आपको बता रही हूँ। देखो, ऐसे आपको कुछ लगाना होगा इसका कनेक्शन, यात्रा दैट इज बंगाल, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है, यात्रा दैट इज फॉर बंगाल। अब गुजरात के लोग ना काफी काफी ना भाव वाले होते हैं, मतलब भाव, उनका इमोशंस बहुत होता है ना, आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं जेठालाल, तो उसमें देखा होगा बहुत वो कनेक्टेड होते हैं। तो भावी दैट इज गुजरात, यक्ष गना दैट इज कर्नाटका, एंड पोवारा दैट इज आपका महाराष्ट्र। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपका रिसर्च से क्वेश्चन है, जहां पर रिसर्च के कुछ एब्रीविएशन दिए गए हैं एंड उसका मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। विड और वाइड दैट इज सी रेफर टू, op.cit in the work cited, idim that is same, and IBID, IBEDM that is same work cited just above। तो इसको लर्न करना मस्ट है, क्योंकि ये आपका सेम कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। विड वाइड दैट इज सी रेफर, op.cit in the work cited, idam that is same, IBID, IBEDEM that is same work just cited above। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका फैलेसी से क्वेश्चन है, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से आपका ये फैलेसी का क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। देयर आर जस्ट 3 टाइप ऑफ बेस हिट बॉल, 3 तरह का हिट होता है इन बेसबॉल। एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, एक ट्रिपल होता है। Slugger got a base hit but didn't get a single or double. Therefore, Slugger must have gotten a triple. अब यहाँ पर स्लगर के पास बेस हिट है, ठीक है, लेकिन स्लगर को ना ही सिंगल ना ही डबल इसके जैसा सिंगल या डबल मिला है, बस उसको क्या मिला है, ट्रिपल मिला है। तो हम ये क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसको भी एक बेस हिट इन बेसबॉल ही मिला होगा। ट्रिपल है मतलब उसमें सारे वो फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे क्वेश्चनेबल कॉज, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही ये लोडेड क्वेश्चन होगा, लोडेड क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रहे हैं। इग्नोरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ कुछ प्रूव का बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये फॉल्स ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 2 ऑप्शंस रखे, या तो ऐसा है या तो नहीं है, दैट इज व्हाई आंसर हो जाएगा फॉल्स ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम मूड AEE एंड फिगर 4। तो इसके लिए आपको मूड एंड फिगर का नॉलेज होना चाहिए।
फिगर मैंने आपको पहले भी सिखाया है कैसे आप बनाते हैं, कैसे आप सॉल्व करते हैं उसको। तो मैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ सो दैट आप इसको खुद से भी सॉल्व करके देखें और कैसे बनता है इसका आइडिया आपको भी हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है मूड ए ई ई, तो हमें देखना है पहले फिगर बनाना है। तो फिगर होता है हमारा कुछ ऐसा जिसमें फर्स्ट फिगर ये, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। मूड ए ई ई मतलब ए स्टेटमेंट बनाना है हमें, एक ई स्टेटमेंट बनाना है और एक और ई स्टेटमेंट। अगर हम ए स्टेटमेंट की बात करें और ई की बात करें तो ए मतलब क्या हो जाता है, ए मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट, और ई मतलब क्या हो जाता है, ई मतलब होता है नो टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों हमें पता है। अब हमें इसी से कनेक्टेड स्टेटमेंट बनाना है, बट स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पहला स्टेटमेंट मेजर होना चाहिए। ठीक है, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट आपका मेजर स्टेटमेंट होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए आपका माइनर स्टेटमेंट, और थर्ड आपका कंक्लूजन कहलाएगा। बेसिकली हम यही सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ अब हम ये भी देखेंगे कि मैंने मैप का कॉन्सेप्ट समझाया है, मतलब कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट आएगा वही आपका मेजर में जाएगा, और मिस का भी समझाया है, मतलब कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट पे बैठा होगा, सब्जेक्ट का पोजीशन में बैठा होगा वो आपका माइनर में जाएगा। तो ई का हम नो लिख लेते हैं पहले, नो, एस आर पी। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया मेरा कि हम जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, मतलब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर जाना चाहिए, मीन्स इस स्टेटमेंट में जाना चाहिए क्योंकि ये माइनर है हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड। एंड ये प्रेडिकेट हो गया, मतलब ये हमारा मेजर में जाना चाहिए क्योंकि ये प्रेडिकेट पोजिशन बैठा है, और मैप के अकॉर्डिंग प्रेडिकेट पोजिशन पे जो बैठता है वो हमारा मेजर में जाता है। तो यहाँ पर हमें डायग्राम भी डिसाइड रखना है, मतलब अगर हमें ये 4 डायग्राम बनाना है दैट मीन्स हमारा एक मिडिल टर्म यहाँ आएगा और एक मिडिल टर्म यहाँ आएगा। तो मिडिल टर्म को मैं पहले फिल कर ले रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ मिडिल टर्म की जगह पे z एंड z। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज है वो पुट कर लो, जैसे कि यहाँ पर p है जो हमारा मेजर में जाएगा, तो लिख लेते हैं ऑल p r z। ठीक है, यहाँ पर लिखा नो z r s। s क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया जो कि माइनर में जाना चाहिए था, और ये प्रेडिकेट है तो ये हमारा मेजर में जाना चाहिए था, तो ऑल सॉर्टेड है यहाँ पे। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला टेबल भी बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हो वर्ड यूज किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाला। दिस इज ए ई आई ओ, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पर दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो ये टेबल क्या है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो चलो जल्दी से बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, करेक्ट है। ई में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है और एस में यहाँ पर भी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूट नन ऑफ इट्स आइटम। बिल्कुल गलत है क्योंकि कंक्लूजन में दोनों ही आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि नो टाइप ऑफ स्टेटमेंट में हमने देखा दोनों ही स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दोनों ही आपका टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट, मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ प्रेमाइसेस। बिल्कुल गलत है, ये हो गया यहाँ मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, और ये हो गया यहाँ मिडिल टर्म बस एक ही में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों में तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट कमिट इलिसिट माइनर। इलिसिट माइनर भी नहीं होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि इलिसिट माइनर तब होता जब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों टर्म और यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो माइनर तो नहीं होगा। ठीक है, बचा एक मेजर। तो मेजर में देखो क्या लिखा है कि टर्म, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मिडिल टर्म अपीयर एज अ प्रेडिकेट इन मेजर प्रेमाइस। तो ये रहा मिडिल टर्म। क्या मिडिल टर्म हमारा प्रेडिकेट में है? यस, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि मिडिल टर्म बिल्कुल प्रेडिकेट में है ऑफ मेजर प्रेमाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ देख सकते हैं कुछ टॉपिक पूछा गया है रिसेंटली आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है उससे रिलेटेड है। सनिकर्षा इन न्याय फिलोसफी। सनिकर्ष मतलब क्या होता है, सेंस ऑब्जेक्ट कंटेंट। सनिष्कर्ष इसको बोल सकते हैं, अगर आप अच्छे से हिंदी वर्ड में देखो सनिष्कर्ष, जब हम किसी का निष्कर्ष निकाल रहे, कंक्लूजन, सनिष्कर्ष, जो कि बेसिकली हमारा एक इंपॉर्टेंट परसेप्शन होता है। न्याय स्कूल के अकॉर्डिंग परसेप्शन जो है हमारा सेंस ऑर्गन से होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, हम जो कुछ भी परसेप्शन देते हैं वो हमारा सेंस ऑर्गन के हेल्प से हो पाता है। तो जो सेंस ऑर्गन के साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाए, सेंस ऑर्गन और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाए,
उसको हम बोलते हैं सनिष्कर्षा। क्या बोलते हैं? सनिष्कर्षा। देखो सिंपल लिखा है, सेंस ऑर्गन कम्स इनटू कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, तो सेंस ऑर्गन हुआ और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट भी आया, दैट इज कॉल्ड सनिष्कर्ष, दैट इज सेंस ऑब्जेक्ट रिलेशन। तो ये बेसिकली 6 तरीके का होता है, 6 टाइप्स का होता है। तो हमें इसको याद रखने का टेक्निक याद रखना होगा। एक है सामान्य लक्षणा। सामान्य लक्षणा तो आपको पता है यूनिवर्सल होता है, ठीक है, यूनिवर्सल। सामान्य लक्षणा जनरल, सभी के लिए सेम। समवया, समवया से हमें याद रखना है, यहाँ पर वया वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक्शन और क्वालिटी की बात करेंगे। वया, वया, ठीक है, वया वर्ड आ रहा है। सनिकर्षा, सनिकर्षा दैट इज आपका क्वालिटी या एक्शन की बात करेगा। योगा, योगा की जब भी हम बात करेंगे, सम योगा लिखा है लेकिन हम योगा वर्ड पे फोकस करेंगे क्योंकि योगा से ही हमारा आंसर आएगा। जब भी क्वेश्चन में सेंस लिखा है, सेंस जैसे कि आई आपका पॉट को देख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आप देख रहे हो, अपने सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हो, तो ये सम योगा हो जाएगा। यहाँ पर पॉट को ही हम पॉट बोलते हैं यूनिवर्सल टर्म में भी, पॉटनेस, इन पॉट, ठीक है। और समवया मतलब हम जब कलरिंग कर रहे हैं पॉट का, तो हम एक्शन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, तो ये हो गया समवया। सम योगा जहां पर सेंस। विषया, विसेना एंड सनिष्कर्षा, तो ये आपका कॉन्टैक्ट विद क्वालिफाइड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जनाना लक्षणा दैट इज हम प्रीवियस नॉलेज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब आपका जनाना लक्षणा होगा। और सामान्य सनिष्कर्षा दैट इज यूनिवर्सल की अगेन हम बात करें, दैट इज अ जनरल क्लास परसेप्शन। तो इन दिस आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि जब हम सामान्य लक्षणा की बात करें, किसकी? लक्षणा की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यूनिवर्सल लक्षण की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पॉटनेस को हम पॉट बोलते हैं। समवया एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन दैट मीन्स हम जब कलरिंग कर रहे हैं पॉट की, ठीक है, एक्शन ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सम योगा, योगा दैट मीन्स सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन दैट इज सेंस ऑर्गन, जैसे कि हम अपने आई के हेल्प से पॉट को देख रहे हैं। विषया, विषया दैट इज क्वालिफाइड ऑब्जेक्ट। जनान लक्षणा दैट इज हम प्रीवियस नॉलेज की बात कर रहे हैं, एंड सामान्य दैट इज अगेन यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इन लाइट ऑफ सनिष्कर्षा ऑफ न्याय सब्सटेंस स्पॉट इज परसीव्ड थ्रू कांटेक्ट। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एनटीए ने दिया था। देखो यार क्लियरली लिखा है, जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है, पर्टिकुलर सेंस, यहाँ पर भी सेंस। तो जब हम सेंस की बातें कर रहे हैं तो सम योगा होगा, ठीक है, सम योगा होगा, योगा, सम योगा, ठीक है, बस आंसर खत्म। नेक्स्ट आपका ये पीडीई से क्वेश्चन है, पीडीई से है, ठीक है, ये क्वेश्चन पीडीई से है, जिसमें आप देखोगे सॉइल के बारे में पूछा गया है। अल्यूवियल सॉइल जो कि आपका इंडो गैग्नेटिक प्लेन बिहार में पाया जाता है, इसका फर्टिलिटी काफी अच्छा होता है, फर्टिलिटी, और ये आपका बेसिकली एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं। और आप देखो बिहार में मोस्टली सब एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, व्हीट, राइस, ये सब का प्रोडक्शन में ज्यादा अच्छा होता है। अलूवियल सॉइल दैट इज फॉर्म बाय रिवर डिपॉजिट, ठीक है, ये आपका नॉर्दर्न इंडिया में फाउंड आउट होता है, बिहार, यूपी, अलूवियल सॉइल के बारे में। और ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, व्हीट, राइस, सुगर केन जैसा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। डेजर्ट सॉइल को हम रन ऑफ कच्छ दैट इज गुजरात में ये पाया जाता है। डेजर्ट सॉइल काफी सैंडी होता है, सलीन होता है, लो इन ऑर्गेनिक मैटर। ये एरिड एरिया में फाइंड आउट किया था, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, स्पेशली रन ऑफ कच्छ। तो ये तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, डेजर्ट, डेजर्ट में सब रन करते हैं, तो दिस इज रन, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, तो दैट इज डेजर्ट। अब ये सैंडी तो होगा ही, डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट की बात की है तो राजस्थान का नाम तो आना ही है, तो ऐसे करके आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो। ब्लैक सॉइल, तो कृष्णा जी ना थोड़ा ना डार्क इन कलर थे, है ना, सांवले रंग के थे, तो ब्लैक सॉइल को कृष्णा से हम कनेक्ट करेंगे। दैट इज अ बेसिन ऑफ तमिलनाडु, इसको हम रेगर या कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये डेक्कन प्लेट्यू में फाइंड आउट किया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु। इसमें मॉइस्चर काफी होता है एंड रिच इन आयरन, लाइम एंड मैग्नीशियम। लेटराइट सॉइल की बात करें, लैटराइट सॉइल का, तो ये आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ऑफ केरला। लैटराइट मतलब होता है ब्रिक, जो हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट जैसे कि केरला, कर्नाटका, जो कि काफी अच्छा होता है टी, कॉफी एंड कैश्यू के लिए, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सॉइल था, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड उसके कुछ फीचर जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट सीक्वेंस क्या है, टॉप टू बॉटम सॉइल मतलब लेयर का। आपने देखा होगा जो हम कुछ इमेजेस जहां पर लेयर्स होते हैं सॉइल का, तो अगर इस पर ध्यान दो तो बहुत आसान से आप इसको याद कर सकते हो। टॉप सॉइल,
सबसॉइल, पेरेंट मटेरियल एंड बेडरॉक। एंड सबसे पहले ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक स्टैंड फॉर ओ, ए स्टैंड फॉर टॉप सॉइल, बी मतलब हुआ सबसॉइल, सी मतलब हुआ पेरेंट एंड आर मतलब बेडरॉक। ठीक है, तो ओ लेवल पहले आएगा, उसके बाद ए, बी एंड सी एंड डायरेक्ट आर। देखो ओ, ए, बी, सी एंड आर। ठीक है, तो इसको और भी एक तरीके से याद करना, ओ फॉर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के बाद आएगा टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के बाद आएगा सब सॉइल, सब सॉइल के बाद आपका पेरेंट आ जाएंगे, पेरेंट के बाद आपका बेड आ जाएगा, बेड रॉक। ठीक है, तो ओ, ए, बी, सी, आर ये टोटल टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया आपका करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट हमसे एक बार ना एग्जाम में ना फिल्म के बारे में भी पूछ लिया गया था, फिल्म को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो ये फिल्म के कुछ ईयर्स है और जो नाम सिर्फ एनटीए ने पूछा है वही यहाँ पे अटैच किया है। सबसे पहले पत्थर पंचाली 1955, फिर न्यू दिल्ली 1956, फिर मदर इंडिया 1957, फिर काला पानी 1958 एंड मुगले आजम 1960। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना ताकि अगर मान लो रिपीट होता है कुछ क्वेश्चन तो आप इसका आंसर डिटेक्ट कर पाओ। पत्थर पंचाली सबसे पहले आया था, फिर न्यू दिल्ली आया, फिर मदर इंडिया, फिर काला पानी। ठीक है, मुगले आजम। ये हो गया आपका क्वेश्चन हायर एजुकेशन से, जहां पर हर बार ईयर वाइज आपको कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है स्टैब्लिशमेंट ऑफ ईयर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी 1956, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग 1961, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987, दैट इज बिहार में हुआ था ये। ठीक है, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1999 उत्तर प्रदेश, भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991 मध्य प्रदेश, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी 1997 वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी दैट इज इन कर्नाटका 1996। तो ये तो मस्ट लर्न है, मस्ट लर्न वाला टॉपिक है। ठीक है, मस्ट लर्न। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं से। तो नवोदय विद्यालय जो स्टैब्लिश किया गया था, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टैलेंटेड बच्चों को फ्रॉम रूरल एरिया, तो ये बेसिकली किसका पॉइंट था? तो ये आपका जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी ने स्टैब्लिश कराया था, और ये स्टैब्लिश कराया गया था आपका किसके रिकमेंडेशन पर? एनपीई पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के रिकमेंडेशन पर। आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एक बार आया है 1968 में, फिर एक बार आया है 1986 में, फिर आया है 2020 में। तो ये जो आपका नवोदय विद्यालय का जो स्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी, किसमें की गई थी? 1986 में। ठीक है, 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय किसके लिए था? टैलेंटेड बच्चे जो रूरल एरिया से है लेकिन वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे, उनके लिए ये नवोदय विद्यालय का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो ये भी आपका पीवाईक्यू था। इसका एम था रिमूव करना डिस्पैरिटी एंड प्रमोट करना एक्सीलेंस एजुकेशन। जवाहर नवोदय विद्यालय इसके लिए आपको फ्री रेसिडेंशियल स्कूलिंग देता है 6 से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत किसी को लगता है ना कि ये कॉन्सेप्ट ना अभी आया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको बता दे ये कॉन्सेप्ट जो है ये अभी नहीं आया है, इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये काफी समय पुराना से ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, और ये आपका 1956 में ही आया था जॉन मैककैर्थी की तरफ से। एआई, एआई की बात किसने की थी? जॉन मैककैर्थी ने 1956 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था डारमाउथ कॉन्फ्रेंस, जो कि समर में हेल्ड हुआ था ऑफ 1956। ये कॉन्फ्रेंस में इवेंट रखा गया था एआई एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये आपको याद रखना है कि जॉन मैककैर्थी ने इसकी बात की थी, मैकॉले नहीं सॉरी, मैककैर्थी ने इसकी बात की थी 1956 में, जॉन मैककैर्थी। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, करेक्ट आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन हो गया अगेन आपका एलआर से, लॉजिकल रीजनिंग से। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से। एक मिनट, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली आपको दिया गया है कंडीशन ई ए ओ और थर्ड फिगर का। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे,
ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें थर्ड फिगर की बात की गई है, तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनता है 1 2 3 एंड 4, मतलब हमारा मिडिल टर्म यहाँ आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर प्रेमाइस, ये हो गया हमारा माइनर प्रेमाइस, और ये हो गया हमारा कंक्लूजन। हमारा कॉन्सेप्ट है मैप का, ठीक है, एंड मिस का। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे स्टेटमेंट लिखेंगे आपका ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज ए ई आई ओ की अगर बात करें तो ए ई आई ओ, मतलब यहाँ पर सम नॉट आएगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सम एक्स आर नॉट वाई। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब जो मैंने एडिशनल लिखा है कुछ पॉइंट, वो मैं मिटा दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तो इतना आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, इतना बार ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, एंड में मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। मतलब अगर बात करें यहाँ पर दो स्टेटमेंट, दो आपका टर्म ऐसा आना चाहिए जो मिडिल टर्म में सिर्फ आएगा, तो मैं लिख दे रही हूँ नो पी एंड ऑल पी। हो गया मिडिल टर्म वाला क्रिएट। अब यहाँ लिख दे नो पी आर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एम आई एस माइनर, मतलब यहाँ नो पी आर वाई एंड ऑल पी आर एस। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ पर बाकी जो एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट कवर किया है वो सब मैं इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, इरेज कर दे रही हूँ। अब आ जाओ इसको बनाते हैं। क्लियर हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड है क्या कुछ यहाँ पर? अगर हम बात करें ए ई आई ओ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दिस इज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका सिर्फ ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड जैसा है कुछ? नहीं। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूट इट्स सब्जेक्ट टर्म, बिल्कुल गलत। सब्जेक्ट ये हो गया और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी रॉन्ग है। क्या? कमिट द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। एक्सक्लूसिव प्रीमाइस कब होता है एंड एग्जिस्टियल प्रीमाइस कब होता है, इसके लिए आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, तभी ये आप बना पाओगे। तो एक्सक्लूसिव प्रीमाइस की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। हाँ, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस तब होता है आपका, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, यहाँ पे इसको मैं रेज कर दे रही हूँ क्योंकि ये वाला हमने क्लियर कर लिया है। अब जब हम बात करें एक्सक्लूसिव प्रीमाइस की, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस में हमेशा आपका दोनों प्रीमाइस आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखो, एक प्रीमाइस नेगेटिव है, दूसरा नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। अब हम एग्जिस्टेंस पर चेक कर ले रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल पर। एग्जिस्टियल की बात करें तो इसमें दो प्रीमाइस यूनिवर्सल होना चाहिए। तो ये क्या यूनिवर्सल है? यस यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, दोनों यूनिवर्सल है। और साथ ही साथ इसके साथ एक आपका पर्टिकुलर कंक्लूजन होना चाहिए, पर्टिकुलर कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर है, यस, दैट मीन्स ये वाला फैलेसी कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब हम एक्सक्लूसिव की बात करें, एक्सक्लूसिव हमारे वो एक्सक्लूसिव कस्टमर है, एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो दो प्रेमाइस आपका नेगेटिव होगा। एक्सक्लूसिव कस्टमर का बहुत नखरा होता है, वो ना कुछ ना नुक्कर करते ही है, तो वो नेगेटिविटी की बात करेंगे ही। तो जब हमारा दो प्रेमाइस नेगेटिव होगा तब वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल की बात करें तो यहाँ पर दो प्रेमाइस आपका पर्टिकुलर तो हो, सॉरी, दो प्रेमाइस आपका यूनिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है ना, यूनिवर्सली वो एग्जिस्ट कर रहा है। और साथ ही साथ एक हम सम को भी एंट्री दिला देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आईसीटी से कुछ टर्म है, दैट इज ब्रिज, राउटर, गेटवे। तो ये भी आपने देखा होगा एग्जाम में, ब्रिज, राउटर, गेटवे। तो ये हुआ ब्रिज, ये हुआ राउटर, ये हुआ गेटवे, और है आपका एथरनेट। ठीक है, तो इससे आपका मैच द फॉलोइंग था, यस, मैच द फॉलोइंग। तो इसको अभी हम देखते हैं क्या होता है ब्रिज का मतलब। ब्रिज मतलब होता है, आपने ब्रिज देखा होगा अपने घर के आसपास, कोलकाता ब्रिज हो गया, या आपके घर के आसपास भी कुछ ना कुछ ब्रिज होगा। तो ये ब्रिज बेसिकली क्या करता है? दो बिल्डिंग को कनेक्ट करता है, दो बिल्डिंग को या दो रूट को कनेक्ट करता है, जिसके हेल्प से पर्सन आराम से मूव कर सके, घूम सके, आ जा कर सके। तो अगर हम इसे इंटरनेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो बेसिकली ये आपका लैन को, दो लैन को कनेक्ट करता है, दो लैन को कनेक्ट करता है। एक ये लैन हो गया और एक ये लैन हो गया, जो कि सेम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो कि सेम नेटवर्क यूज कर रहे हैं। अब क्या, यहाँ पर जो पर्सन बैठा है ये सेम रूट को यूज करके यहाँ तक पहुंचेगा। उसी तरीके से इंटरनेट में यहाँ पर जो लैन है और यहाँ पर जो लैन है, हम सेम नेटवर्क का यूज करके डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे, अब ब्रिज इज अ डिवाइस। ठीक है, एक डिवाइस ऐसा होता है जो कनेक्ट करता है दो लैन को।
ब्रिज ब्रिज हमेशा कनेक्टर का काम करेगा। किसका काम करेगा? कनेक्टर का, कनेक्ट करके रखेगा। अब कनेक्ट किसको करके रखेगा? लैन को कनेक्ट करके रखेगा, दो लैन को कनेक्ट करके रखेगा, जो कि बेसिकली सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल, सेम सब कुछ फॉलो करेगा। ठीक है, सेम सब कुछ फॉलो करेगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ फुट ब्रिज, जहां पर दो बिल्डिंग कनेक्टेड रहते हैं एंड डेटा आराम से मूव हो सके, सो दैट दे कैन स्पीक एंड टॉक इन सेम लैंग्वेज। तो ब्रिज से आपको क्या समझ में आया कि ये एक ऐसा कनेक्टर होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो लाइन को कनेक्ट करके रखता है सेम नेटवर्क रूल पर, सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है, राउटर की बात करते हैं तो राउटर एक स्मार्ट डिवाइस होता है। राउटर, राउटर में एक वर्ड आ रहा है राउट। राउट का मतलब क्या होता है? आपको रूट बताना, रूट बताना। अब आपको कहीं जाना है, आपको उस जगह का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पूछोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली पूछने के लिए नहीं होता है, यहाँ पर आपको राउटर जो होता है ना, ये डेटा तो रिसीव कर रहा है, डेटा एनालाइज भी कर रहा है कहाँ इसको जाना है, और इसको सही जगह पर ले जाने का काम करता है राउटर। ठीक है, जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो होते हैं ना, जो आपको सही जगह बताते हैं, नहीं लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, वेस्ट जाओ, नॉर्थ जाओ, ईस्ट जाओ, तो सेम तरीके से राउटर डेटा के लिए यूज होता है, जो डेटा को सही जगह तक, सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। तो राउटर से हमें वर्ड याद रखना है राउट, रूट, और क्योंकि हम आईसीटी पढ़ रहे हैं तो आईसीटी में आता है हमारा डेटा, तो डेटा को सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम किसका होता है? राउटर का होता है। क्लियर है? इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ सो दैट आप इजीली इसको डिटेक्ट कर पाओ, दिमाग में बैठा पाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। गेटवे, हम घर में गेट क्यों लगाते हैं? गेट लगाते हैं सो दैट कोई आउटसाइडर ना आ सके, कोई अननोन ना आ सके। सेम गेटवे का भी वही काम है, डोर का काम है, जो अलग अलग नेटवर्क को अलग करके रखता है, एंट्री एग्जिट का ध्यान रखता है नेटवर्क में। ठीक है, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल का जब यूज होता है स्पेशली तब, जैसे कि मान लो एयरपोर्ट का गेटवे है, अब वहां दो अलग अलग कंट्री से सब कोई आके मिलता है, अलग अलग मतलब कहीं से भी कोई आ सकता है, अलग अलग लैंग्वेज का, तो कौन एंट्री कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, इस सब का ध्यान कौन रखेगा? गेटवे रखेगा। ठीक है, गेटवे, गेटवे इज जस्ट लाइक अ डोर, जो अलग अलग नेटवर्क का एंट्री और एग्जिट का ऑन अ नेटवर्क ध्यान रखता है। एथरनेट की बात करें तो एथरनेट आपका रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स, कैसे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, यूजिंग अ लैन केबल। ठीक है, तो ये एक मतलब क्लासरूम में रूल्स बनाते हैं ना कि स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है 12 बजे के बाद, उसी तरीके से एथरनेट आपको कंप्यूटर को बताता है कि आपको कब किस वायर से टॉक मतलब बात करना है, कब किस वायर के साथ आपको नेटवर्क एंड डेटा शेयर करना है, दैट इज यूजिंग अ लैन। तो ये था आपका एनटीए का स्टेटमेंट कि अगर हम वर्ड यूज करें ब्रिज, तो ब्रिज कनेक्ट करता है लैन को दूसरे लैन से यूजिंग सेम प्रोटोकॉल, सेम प्रोटोकॉल। लेकिन एथरनेट क्या करता है? दैट इज यूजिंग कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स बताता है। राउटर, राउटर बताएगा डेटा को दूसरे डेटा तक पहुंचाने में, अदर नेटवर्क तक ले जाने में। गेटवे एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, पॉइंट नेटवर्क, एंड एथरनेट रूल्स डिसाइड करता है कैसे कंप्यूटर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होंगे एंड केबल के हेल्प से। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो पोर्ट, पोर्ट एक वर्ड यूज किया गया था आपका, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब इसमें क्वेश्चंस था बेसिकली आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये एनटीए का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर पर्ट ही होगा। पर्ट मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट हम देखेंगे कई बार बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, माइंड मैपिंग क्या है? ठीक है, तो जब हम वर्ड का बात करते हैं ब्रेन का, तो ब्रेन मतलब क्या हुआ कि हम बहुत ही मतलब कोई क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें, जैसे कि ऑफिस में आपको ब्रेन लगा करके ना टॉपिक के बारे में कई सारे पॉइंट्स जनरेट करने होते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को सिर्फ हम उसी से याद रखेंगे कि ब्रेन किसका होता है? बिग पीपल का, बड़े बच्चों का। ठीक है, अब वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग बहुत ही क्विकली आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, एकदम क्विकली आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप अपने पापा के पास जाओ, बोलो कि मुझे ना इन्वेस्टमेंट के 2-3 आप टिप्स दीजिए या तरीका बताइए, तो वो क्या तुरंत तुरंत आपको आइडियाज देने लगेंगे। तो दैट इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम आइडियाज तो जनरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ क्विकली भी इसका कीवर्ड होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका आइडिया क्रिएटिव भी होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का
कुछ ऐसा कीवर्ड बताओ जिससे आप आंसर बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सको। तो वो हो सकता है कि आपको लार्ज आइडियाज जनरेट करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, ठीक है। साथ ही साथ आपका आइडियाज क्रिएटिव भी होना चाहिए, ठीक है। और एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होगा। अब आपके पापा के पास तो आप जाके ये तो नहीं बोलोगे मैं आपको 10 दिन का समय दे रहा हूँ, आप मुझे चाहे मान लो आप मुझे जब मन है तब बता दो, नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा ही आपका क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, जहां पर कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन मेनी आइडियाज, मतलब जितना आइडियाज हो सके उतना आइडियाज जनरेट करेगा किसी भी टॉपिक के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में, एंड उसको कोई जजमेंट नहीं होगा। क्रिएटिविटी, फ्री थिंकिंग एंड नो जजमेंट। तो आपको बॉस कभी बोलते हैं ना कि आज का हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक है ये, आपको मैं 20 मिनट्स दे रहा हूँ, आप जितना रिसर्च कर सकते हो उतना रिसर्च करो एंड 20 मिनट्स में मुझे मैक्सिमम आइडियाज जनरेट करके दो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड जो है ये सबसे पहले कौन यूज किया था, या ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये था आपका एनटीए का क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका फादर एलेक्स पेकिनी ऑसबॉर्न ने प्रोवाइड किया था। इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग डेवलप किया था 1939 में, जो कि बेसिकली आपके आइडियाज को जनरेट करने पर फोकस करता है और मैक्सिमम आइडियाज जनरेट करना है इन अ लिमिटेड टाइम। और जो आइडियाज जनरेट करे वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्रिएटिविटी के साथ अच्छे आइडियाज जनरेट करना है विच इज रिलेटेड टू टॉपिक। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो पॉइंट है सबसे पहले यूज किया था फादर एलेक्स पेकनी ऑसबॉर्न ने, ठीक है, फेकनी ऑसबॉर्न ने, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सेप्ट माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग जो है ये आपका विजुअल टेक्निक होता है, जहां हम आइडियाज जनरेट करते हैं किसी एक सेंट्रल टॉपिक के बारे में, ठीक है। मतलब बेसिकली मान लीजिए आज का मैंने टॉपिक रखा बर्थडे, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने का है, तो ये हुआ आज का सेंट्रल टॉपिक। अब इससे आप रिलेटेड कुछ आइडियाज जनरेट करोगे, ठीक है। रिलेशनशिप स्ट्रक्चर बिटवीन, तो विजुअल सेंट्रल आइडिया जनरेट होगा ब्रांचेस और कनेक्शन के हेल्प से। जैसे कि यहाँ पर अब हम ब्रांचेस बनाएंगे, ब्रांच के हेल्प से आपने बताया कि हाँ केक होना चाहिए, केक के साथ साथ गिफ्ट होना